नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो भोज्य पदार्थों को किस आधार पर बांटा गया है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो वर्गीकरण है उसमें आता है पोषक तत्वों के आधार पर, यानी कि पोषक तत्व क्या कार्य करते हैं उनके आधार पे। जैसे कि सबसे पहला पोषक तत्व का कार्य होता है शरीर का निर्माण, यानी कि पोषक तत्वों के आधार पे भी इसको कई भागों में बांटा गया है। पहला आ जाएगा शरीर निर्माण, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करने वाले, और तीसरा आ जाएगा शरीर रक्षात्मक। सबसे पहला हम पढ़ेंगे शरीर निर्माण वाले, यानी कि वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण, टूट फूट की मरम्मत और नए अंगों के निर्माण में अपना पूरा योगदान देते हैं, उन तत्वों के बारे में। यानी कि ऐसा पोषक तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि, विकास, शारीरिक बढ़वार, लंबाई आदि में अपना योगदान देता है, उसमें अमूल्य योगदान निभाता है, वो जो तत्व रहता है। जैसे कि प्रोटीन, शरीर निर्माण में हमारे जो तत्व काम में लग रहा है वो हो जाएगा प्रोटीन। इसको निर्माणात्मक तत्व भी कहा गया है क्योंकि प्रोटीन जो है नए कोशों का निर्माण, ऊतकों का निर्माण, अंगों के वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि विकास के लिए, लंबाई बढ़वार आदि के लिए अपना योगदान देता है। उसके बाद आ जाता है ऊर्जा प्रदान करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले यानी कि वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में जाकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को प्रदान करते हैं। जैसे कि हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यहाँ तक कि हम जब सोते हुए भी हैं तो उस समय में भी कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। उन सभी के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वे तत्व जो होता है ऊर्जादायक तत्व कहते हैं। ऊर्जादायक तत्व दो हैं, एक है वसा, एक है कार्बोज। सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा हमको जो प्राप्त होती है वो होती है वसा के द्वारा। अब इन सभी कार्यों के लिए जो वसा के रूप में ऊर्जा मिलती है वो नारियल है, नारियल के तेल है, मूंगफली वगैरह है, घी है, सरसों वगैरह है, तिली का तेल वगैरह है जो हम लेते हैं। उसके अलावा कार्बोज के रूप में जो भी शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि शकरकंद, आलू हैं, अनाज हैं, चावल वगैरह हैं, ये सभी हमारे को कार्बोज वाले भोज्य पदार्थ हैं। तीसरा आ जाता है शरीर रक्षात्मक, यानी कि वे भोज्य पदार्थ जो शरीर में होने वाले रोग, रोगाणु, बीमारी, सूक्ष्मजीव, विषाणु, कीटाणु आदि से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उनको कहा जाता है शरीर रक्षात्मक तत्व। जैसे कि विटामिन और खनिज लवण, सभी प्रकार के विटामिन हमारे शरीर में शरीर की कार्य संचालन के लिए, नियमन के लिए और नियंत्रण के लिए संपूर्ण रूप से योगदान देते हैं। साथ ही खनिज लवण है वो भी कुछ न कुछ तरीके से हमारे शरीर में नियमन, नियंत्रण, संचालन का कार्य में योगदान देते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में जैसे किसी भी विटामिन की और खनिज लवण की कम से कम मात्रा की जरूरत होती है, लेकिन वो मात्रा भी अगर हमारे शरीर को प्राप्त ना हो तो ऐसी स्थिति में उनसे संबंधित या उनकी कमी से संबंधित जो रोग है हमारे शरीर को देखने को मिल जाते हैं। फिर आ जाता है कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। कार्य के आधार पे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण जो किया गया है उसमें सबसे पहला अगर देखा जाए तो आ जाता है कार्बोज।
कार्बोज, अभी हमने पढ़ा कि कार्बोज का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा देना। इसकी प्राप्ति के लिए हम चावल हैं, जौ हैं, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, चावल हैं, इन सभी का उपयोग करते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अब अगर देखा जाए, जो जन्म के समय बच्चे का वजन सिर्फ जो बच्चा था उसका वजन 2.5 से 3 किलो 3.5 किलो रहता है, वो अपने 6 माह की उम्र तक आते आते वजन का दुगना और 1 वर्ष का होते होते वजन का तिगुना हो जाता है। तो उनके शरीर में भी कुछ कार्य ऐसे हो रहे हैं जिनके लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता भी रहती है, क्योंकि लगातार जो बच्चा है हाथ पैर हिलाता है, गति करता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, उन सभी क्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो भी कार्बोज के माध्यम से ही पूरी होती है। फिर आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर में निर्माण का कार्य करता है। जन्म के समय जो शिशु बहुत छोटा दिखाई देता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है एक युवा की स्थिति में आ जाता है और उसकी जो लंबाई है करीब 5 से 6 फीट देखने को मिलती है। तो उसके शरीर में जो निर्माण का कार्य हुआ, उसके शरीर में नए कोषों का निर्माण हुआ, अंगों में वृद्धि हुई, वो सारा होता है प्रोटीन की पूर्ति की वजह से। फिर आ जाता है वसा। वसा हमारे शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य करती है, ऊर्जा देने का कार्य करती है। साथ ही वसा हमारे शरीर में त्वचा के नीचे जमा हो जाती हैं और जमा होकर हमारे त्वचा को तंदुरुस्त बनाती हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा जो प्रदान करती हैं। साथ ही ताप नियंत्रण करके हमारे शरीर का संचालन प्रमुख रूप से करती हैं। फिर आ जाता है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर में नियमन, नियंत्रण और संचालन का कार्य करते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से सुरक्षा का कार्य भी करता है और विभिन्न रोगों से शरीर की बचाव करता है। जैसे विटामिन, अगर किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग देखे जा सकते हैं। जैसे जैसे बेरी है, स्कर्वी रोग है, रिकेट्स है, रतौंधी हैं, आदि रोग देखने को मिल सकते हैं। फिर आ जाता है खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर में हड्डियों की मजबूती के लिए, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, हड्डियों की बढ़वार के लिए इनकी आवश्यकता होती है, दांतों के निर्माण वगैरह में भी इन तत्वों की आवश्यकता रहती है। लौह तत्व हैं तो वो हमारे शरीर में रक्त निर्माण में आवश्यक होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर लौह तत्व की कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता रोग देखने को भी मिलता है। फिर आ जाता है अगला 5वां जो है वो है जल। जल एक ऐसा तत्व है जो कि घोलक का कार्य हमारे शरीर में करता है, यानी कि जितने भी पोषक तत्व हैं ये सारे हम जब भोजन करते हैं तो ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में जल में ही जाकर घुलते हैं और हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन अंगों में इन्हीं के माध्यम से पोषण किया जाता है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जो है वो जल के माध्यम से ही बना हुआ है। फिर आ जाते हैं नश्वरता के आधार पर। नश्वरता के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। नश्वर नहीं होने वाले, तो नश्वर नहीं होने वाले ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको कई सालों तक हम संग्रहित करके संरक्षित करके रख सकते हैं, जो कि लंबे समय तक उपयोग में लिए जाते हैं। करीबन 12 महीने, 1 साल, 2 साल तक भी इनको रखा जा सकता है। जैसे कि अनाज हैं, दालें वगैरह हैं, ये सभी इनको संरक्षित करने के लिए इनमें कुछ पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे कि इसमें, ताकि ये पदार्थ जो है नीम की पत्तियाँ वगैरह हो सकती हैं या फिर नेफ्थलीन की वगैरह की जो गोलियां हैं या पारे की जो गोलियां डाली जाती हैं, ताकि ये जो अनाज वगैरह हैं वो लंबे समय तक संग्रहित करके रखे जा सके, इनमें कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव पनपे नहीं और इनको खराब होने से बचाया जा सके। अर्धनश्वर ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि कुछ महीने तक ही बनाए रखे जा सकते हैं और वो कुछ दिनों पश्चात खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो वे अर्धनश्वर की स्थिति में आते हैं। जैसे कि आलू प्याज वगैरह हैं, इस तरह के। नश्वर होने वाले
ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि 24 घंटे या इससे ज़्यादा बनाए नहीं रखे जा सकते हैं, उसके पश्चात ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, दुर्गंध आना शुरू हो जाती हैं और इनका रंग परिवर्तन हो जाता है, इनका स्वाद परिवर्तन हो जाता है, वो होते हैं नश्वर होने वाले, जैसे कि दूध वगैरह हैं ये सभी। फिर आ जाता है उद्गम के आधार पे जो भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। फोर्थ है उद्गम। उद्गम के आधार पे भोज्य पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। पहली जो है वो है जंतु जगत से, दूसरी होती है वनस्पति जगत से। जंतु जगत से कई तरह की भोज्य पदार्थ हमको मिलते हैं, जैसे कि मछली, मांस, अंडा, उनसे निकलने वाले जो ये चीज़ें हैं जो चर्बी वगैरह के रूप में हैं, मांस, मछली, अंडा मिल गए। तो ये जो भोज्य पदार्थ हैं, दूध हैं, ये सभी हमारे पोषण के लिए काम में लिए जाते हैं। वनस्पति जगत से भी जैसे देखा जाए अनाज है, चावल वगैरह हैं, दालें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, मेवे वगैरह हैं, इन सभी का उपयोग वगैरह भी किया जा सकता है। फिर आ जाता है पांचवा जो है वो है रासायनिक प्रकृति के आधार पे। रासायनिक प्रकृति के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ और दूसरा बांटा गया है अकार्बनिक। आज का हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा वर्गीकरण भोज्य पदार्थों का, जिसमें 5 भागों में बांटे गए थे। पोषक तत्वों के आधार पे, कार्य के आधार पे, नश्वरता के आधार पे, उद्गम के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पे। आज का जो हमारा ये चैप्टर है यही पूरा होता है। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।